नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। हिस्ट्री में चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा, समझा और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आज जो हम इसमें जानेंगे वो है कि चैप्टर एंड हो गया है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन प्रश्नोत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आने की चांसेज है वो हम देखेंगे। तो हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर को पहले देखते हैं कि ब्रिटेन में 1793 से 1815 तक के ब्रिटेन है 1793 से 1815 तक कई युद्धों में युद्धरत रहा और इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें देखना है कि ब्रिटेन के ऊपर इन युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में हम देखते हैं कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक युद्धों में संलिप्त रहा था। संलिप्त यानी लगातार युद्धों में बिजी रहा। इस समयावधि में ब्रिटेन लगातार फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण के संघर्ष में फंसा रहा। यानी उस समय फ्रांस का जो अधिपति था, शासक जो था, सम्राट नेपोलियन था और नेपोलियन के कारण फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही परस्पर एक दूसरे से द्वेष भाव रखते थे, शत्रुता थी दोनों के मध्य और इसके कारण जो है दोनों के मध्य संघर्ष है वो लगा रहा और ब्रिटेन हमेशा युद्धरत रहा। इस समय लड़े गए भयंकर युद्धों का व्यापक प्रभाव ब्रिटेन के उद्योगों पर भी पड़ा कि ये जो युद्ध लड़े गए थे इसका प्रभाव है वो ब्रिटेन के उद्योगों के ऊपर भी पड़ा। और पहला प्रभाव में हम देख रहे हैं कि युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कहने को तो ब्रिटेन की पोजीशन काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वहीं जो है ब्रिटेन की स्थिति है वो डामाडोल हो गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई क्योंकि लगातार वो युद्धों में रत था। और वहीं ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की स्थिति खराब हुई, बल्कि फ्रांस की आंतरिक स्थिति भी अंदर से बिगड़ गई थी नेपोलियन के समय। युद्धों के यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहाँ से अलग हो गया। वहीं फ्रांस के शासक नेपोलियन ने जो है महाद्वीपीय प्रणाली व्यवस्था अपनाई थी या एक तरह से बैन लगा दिया था ब्रिटेन के ऊपर कि वो कोई नाकाबंदी कर ली थी ब्रिटेन की, जिसमें कि कोई भी यूरोपीय देश है वो ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, जिसके कारण भी ब्रिटेन का व्यापार है वो अलग थलग पड़ गया और उसे काफ़ी नुकसान है वो भोगना पड़ा। व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा। अब इसको सही कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ, तो वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा। तो इस प्रकार से जिससे वे उद्योग धंधे और कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए। यानी कि जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, कारखाने नहीं होंगे तो मजदूरों के पास पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो मजदूर भी विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वो भूखमरी के शिकार होने लगे। यानी ब्रिटेन के अंदर मजदूरों की स्थिति है वो खराब होने लग गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट है वो ब्रिटेन और नेपोलियन की कभी बनी नहीं, या कह सकते हैं फ्रांस दोनों की नहीं बनी। और ऐसे में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी, महाद्वीपीय व्यवस्था एक तरह की नाकाबंदी थी जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों के साथ है ब्रिटेन के व्यापार को बंद कर दिया गया था। नेपोलियन के भय से कोई भी देश है वो इंग्लैंड के साथ या ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, जिसके कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब होगी। एक तो वो युद्धों में लिप्त था, दूसरी तरफ से नाकाबंदी का दर्द भी उसे भोगना पड़ा और इस प्रकार से ब्रिटेन है वो आर्थिक संकट में फंस गया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। वो ब्रिटेन, नेपोलियन जो था वो ब्रिटेन की वर्चस्व या ब्रिटेन को शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहता था। इंग्लैंड में रोटी मांस की कीमतें भी आसमान छूने लगी थी। यानी इंग्लैंड की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि रोटियों की कीमतें या मांस की कीमतें, जो कि रोजमर्रा के जीवन का खाना पीना था, वो भी लोगों को मौजूद नहीं था या जो है लोगों के पास नहीं था। साथ ही साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्यन हो गया, वही मुद्रा भी गिरने लगी थी। यानी जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य भी मुद्रा का उसका गिरने लग गया था। अब है दूसरा प्रश्न, तो ये है कि ब्रिटेन के उद्योगों पर ये सारे प्रभाव पड़े और वहाँ की व्यवस्था के ऊपर भी ये प्रभाव पड़े। दूसरा प्रश्न है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। यानी रेलवे और नहरों का लाभ बताने हैं। तो इसमें
नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। पहले तो हम नहरों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं उन लाभों को जानते हैं। नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना सरल हो गया है। यानी जहाँ पे नहरें हैं, या हम अगर ब्रिटेन की स्थिति को देखें तो उसके माध्यम से कि नहरों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को भी कारखानों तक ले जाना आसान हो गया। वही नहरों द्वारा माल का आयात निर्यात भी सबसे सस्ता पड़ता है कि नहरों में नावों में या छोटे नावों के अंदर बहुत सारा सामान भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ते दाम पर ले जाया जा सकता है। बड़े बड़े नगरों को जब नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गए कि इससे उनको कम पैसे में जो है यात्रा है वो हो सकती थी। और परिवहन यानी यातायात के साधन अन्य साधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा में समय कम लगता था। तो इस प्रकार से नहरों का ये फायदा था। अब हम रेल परिवहन के लाभों को देखें तो रेल से क्या फ़ायदे हैं रेल परिवहन के माध्यम से, तो यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण में रेलवे का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। जब इंग्लैंड है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पर रेलों का भी काफ़ी जो है रेलों के जो आविष्कार से भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। और रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों में यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। उन्हें इस परेशानियों से अब छुटकारा मिल गया। अब नहरों में क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? शुरू में तो ये नहर है वो बहुत ही सही काम लगता था, नहरों के माध्यम से सामान को इधर से उधर ले जाना। लेकिन कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती थी तो फिर लहरों के माध्यम से नावें उलट जाया करती थी, और कई बार सूखे की स्थिति में नहरों को चलाना आसान नहीं होता था, तो ऐसे में परिवहन भी कठिन हो जाता था। लेकिन जब रेलवे का आविष्कार हो गया तो रेलवे के आविष्कार के फलस्वरूप है अब यात्रा करना उनके लिए सुलभ हो गया। उन्हें परेशानियों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि जल में यात्रा करते समय एक भय या डर उनको लगा रहता था कि कहीं स्थितियां खराब न हो जाए। रेल की गति नहर के यातायात के साधनों में अधिक तीव्र थी और उस पर बाढ़, सूखे या तूफान का प्रभाव है वो ट्रेनों पे नहीं पड़ता था। तो ये इसके पॉजिटिव प्रभाव हम देख सकते हैं रेलवे के। फिर रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है। संचार का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का या परिवहन का, और जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम भी हो गया। तो ब्रिटेन में जब रेलों का आविष्कार हो गया तो ये सारे जो है सुख भी उनको मिलने लगे थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? इस अवधि यानी औद्योगिकीकरण के दौरान या औद्योगिक क्रांति के दौरान जो आविष्कार हुए थे उसमें क्या विशेष बात थी? 1750 से 1850 यानी 100 साल का समय में मध्य ब्रिटेन में अनेक आविष्कार हुए और दिलचस्प विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि पहला, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया, यानी लोग मनी माइंडेड हो गए। ठीक है, वाणिज्यवाद, हर कोई पैसा कमाने की पैसे की होड़ में लग गया, होड़ा होड़ी में। और वहीं ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ब्रिटेन ने जो यहाँ पर उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन के फलस्वरूप उसे ये उत्पादन वापस खपाना था। माल को खपाने के लिए उसे अन्य देशों की ज़रूरत पड़ी, वहीं कच्चे माल के लिए भी उसे अन्य देशों की ज़रूरत पड़ी। तो उसने फिर अपनी अभियानों के माध्यम से उपनिवेश जो है वो बना दिए या कई राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाया जहाँ पर वो अपने फ़ायदे ले सकता था। फिर इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, इन सबको काफ़ी प्रोत्साहन मिला कि ब्रिटेन में जो है ये उद्योग है वो तीव्र गति से विकसित होने लग गए। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किया और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। कि ये जो आविष्कार जो हुए थे वो कोई पूरी तरह से योजनाबद्ध आविष्कार नहीं थे, या कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर ब्रिटेन में भी जो लोग थे जिनको किसी न किसी प्रकार की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने जुगाड़ के आधार पे कुछ ऐसी मशीनरी बनाना शुरू किया और धीरे धीरे यही मशीनें हैं उनके आने वाले भविष्य में उनके लिए कारगर साबित हुई और यही आविष्कारक कहला दिए, या इनके जब ये सफल हो गए तो फिर इनको आविष्कारक माना गया और इस प्रकार से वो वैज्ञानिकों की श्रेणी में आने लग गए। इन आविष्कारों और उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को भी बल मिला। कि इन आविष्कारों के कारण और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और भौगोलिक खोजें, इसके बाद नए नए राष्ट्रों की खोजें हुई, नए नए महाद्वीपों की खोजें हुई। तो इस प्रकार से नई नई खोजें हुई, कई नई अनगिनत ऐसी जगह थी वो उनकी भी खोजें हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को प्रभाव जो है बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण कि हर राष्ट्र एक दूसरे के साथ जुड़ना जो है लगा था।
कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी और इसके लिए ब्रिटेन ने उपनिवेशों को तलाशा। ये स्थिति निस्संदेह अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया कि इसकी वजह से इंग्लैंड ने को जो है अन्य देशों की मार्केट की आवश्यकता पड़ी और उसने उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित किया और उसने इस आधार पर एकमात्र इंग्लैंड विश्व का शक्तिशाली देश था जिसने विश्व के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। फिर है प्रश्न संख्या 4 जो कि आपकी पुस्तक का ही है कि बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति को क्या प्रभाव पड़ा या कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व के किसी भी औद्योगिकीकरण देश को अपने कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कहीं पे भी जहाँ पे भी औद्योगिकीकरण होगा वहाँ पे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस देश में कच्चे माल की कमी है तो उसकी आपूर्ति वो दूसरे देशों से मंगा कर करेगा, यानी वो आयात करेगा माल को। और ब्रिटेन में लोहे और कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी जिसके कारण उसके लिए लोहा और इस्पात से बनने वाली मशीनों के निर्माण में काफ़ी मदद मिली। लेकिन ब्रिटेन के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, एक तो लोहा और दूसरा कोयला। तो ऐसे में ब्रिटेन है यहाँ पे ये दोनों चीज़ों से बनी हुई सामग्री या मशीनें वो आसानी से बना सकता था और इसके लिए उससे काफ़ी अपने ही एरिया में अपने ही क्षेत्र में ये सारी चीज़ें होने से उसे मदद मिली। फलतः लौह उद्योग के क्षेत्र में वह अग्रणी देश बन गया, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा आगेवान देश वो बना। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख उद्योग था, यानी अगर प्रथम उद्योग पूछा जाए तो लोहा उद्योग था और दूसरा उद्योग था वस्त्र उद्योग। उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की जरूरत थी। वैसे तो इंग्लैंड में उपनिवेशों के स्थापित होने से पूर्व भी कपड़ा बुनने का काम होता था, यानी जब इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश नहीं बनाए थे तब भी इंग्लैंड में कपड़ा बनता था, लेकिन फिर भी अब उसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, किंतु सीमित रूप से। उपनिवेशों के स्थापित होने के बाद इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में जो है कपास है वो आसानी से उपलब्ध होने लग गया और विशेष रूप से भारत से प्रतिवर्ष रुई की हजारों गांठें इंग्लैंड पहुंचती थी। गांठें यानी बहुत ज़्यादा रुई है एक गांठ में होती थी और भरी जाती थी, टनों होती थी वो, और फिर इंग्लैंड पहुंचती थी जहाज़ों के माध्यम से। हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग का अस्तित्व भारत में पहुंचने वाली रुई की गांठों पर निर्भर था, यानी भारत में बहुत अधिक मात्रा में कपास उगाया जाता था। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रोत्साहन दिया था जब इंग्लैंड अमेरिका के साथ है इंग्लैंड का सूती जो है कपास का व्यापार है वो मंद पड़ गया था, धीमा पड़ गया था। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को ब्रिटेन सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित किया और यहाँ पर अधिकतर किसानों ने फिर रुई उगाना शुरू किया। इस कपास के आधार पर यहाँ पर उन्हें पैसा भी मिलता था। बिचौलियों ने हालांकि बहुत सारा फ़ायदा उठाया, लेकिन ये सारा का सारा जो कपास था वो इंग्लैंड पहुंचता था जहाज़ों के माध्यम से। और एक तरफ से कह सकते हैं कि प्रथम रूप में तो यहाँ पे जो है मशीनरी या लोहा उद्योग संपन्न था, वहीं दूसरे नंबर पे जो है वस्त्र उद्योग था। लेकिन अगर ये वस्त्रों के बनाने के लिए अगर इंडिया या भारत से अगर रुई या कपास उसे नहीं मिलती भरपूर मात्रा में तो उसका उद्योग यहाँ पे ठप हो जाता। तीसरा कि रेलवे निर्माण एवं जहाज निर्माण भी इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। दो उद्योग में अग्रणी था, वहीं तीसरा रेलवे निर्माण और जहाज निर्माण का कार्य भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में था, क्योंकि यहाँ पे भरपूर मात्रा में जो है लोहा उपलब्ध था जो कि रेलवे के लिए जरूरी था। हालांकि इन उद्योगों के लिए उत्तम कोटि की लकड़ी की आवश्यकता थी। जहाज के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी और उससे उत्तम कोटि की लकड़ी भारत और अमेरिकी बस्तियों से मिलती थी। यदि इन दोनों स्थानों में से उत्तम लकड़ी नहीं मिलती तो संभवतः जहाज निर्माण और रेलवे निर्माण उद्योग का उल्लेखनीय विकास न हो पाता। लेकिन यहाँ पे वो भारत से भी कीमती लकड़ी है वो मंगवा लेता था और वहीं अमेरिकी बस्तियों से भी कीमती लकड़ियाँ मिल गई, जिसके कारण इसके ये दोनों उद्योग भी विकसित हो गए। पहले शुरू में रेलवे में भी लकड़ी का काम में लिया जाता था, क्योंकि लकड़ी की जब रेलवे निर्माण शुरुआती दौर पे हुआ था तो जो पटरियाँ बिछाई जाती थी वो लकड़ी की पटरियाँ होती थी और डिब्बों में भी लकड़ी हो सकती थी। तो इस आधार पे लकड़ी के ही जो गाड़ियाँ वगैरह बनती थी और इस प्रकार से उसके पहिए लगाकर वो चलती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आविष्कार होते चले गए। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का पर्याप्त प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से कच्चे माल से ब्रिटेन का उद्योग है वो टिका हुआ था और इससे भारत से उसको काफ़ी मदद भी मिली थी। फिर प्रश्न संख्या 5,
कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, यानी स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं खेतों में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी, यानी जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो महिलाएं भी खेती बाड़ी का कार्य ही करती थी और पशुओं के पालन पोषण का काम भी करती थी। पशुओं का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। बच्चों की देखरेख व खाना पकाने का काम भी उन्हीं के हाथों संपन्न होता था और सूत काटना भी, खाली समय में वो सूत काटने का काम करती थी। घर के खर्च के लिए स्त्रियों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण ब्रिटेन में पुरुष श्रमिकों के साथ साथ स्त्रियों और बच्चों की भी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। यानी उद्योगों में काम करने के लिए जब पुरुष है वो उद्योगों में काम करने लगे तो महिलाएं भी इसमें अछूती न रही, वो भी आगे आई। उद्योगपति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र काम पर रख लेते थे। अब जो उद्योगपति होते थे, फैक्ट्री मालिक वगैरह होते थे, वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को जल्दी काम पर रखते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वे सशक्त नहीं होती थी, कि संगठन बनाकर उनके अत्याचारों व शोषणवादी प्रवृत्ति की खिलाफत कर सकें। वे इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वे हिंसात्मक रूप से आंदोलन भी कर सकें। स्त्रियां हैं पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती है और ऐसे में वो सस्ते दर पर स्त्रियों को रखते थे और उनको पता था कि ये खिलाफत नहीं करेगी, ये शोषणवादी प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जाएगी, ये हिंसात्मक आंदोलन भी नहीं करेगी। महिलाएं शीघ्रता से उग्र नहीं बनती है पुरुषों की अपेक्षा, तो ऐसे में उद्योगपति जानबूझकर महिलाओं को कम कीमत पर काम पे रखते थे। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उन पर बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था। स्त्रियों का ग्रस्त जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण के कारण संपन्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंद में हो गया। देखिए यहाँ पे जो मजदूर पेशा वर्ग थे, जो श्रमजीवी वर्ग था, उनके जीवन में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ा है। उनका वो लगातार काम के कारण वो कुपोषित हो जाती थी, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था, वो अपने पुरुषों को या अपने घर को टाइम नहीं दे पाती थी, जिसके कारण उनका ग्रस्त जीवन कई बार बर्बादी की कगार पर भी आ गया था। वहीं जो उच्च वर्ग या संपन्न वर्ग की स्त्रियां थी, उनका जीवन है वो अधिक आनंदमय हो गया था, क्योंकि उनके जो उद्योगपति पति वगैरह है वो कमाते थे, उनको सुख सुविधाएं देते थे, जिसके कारण उनका जीवन है उस सुख में आनंद से भर गया था। उन्हें आसानी से आराम एवं ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं वो प्राप्त होने लगी थी। उनके भौतिक जीवन में काफ़ी अनुकूल परिवर्तन आए। यातायात के साधनों के फलस्वरूप उन्हें और भी ज़्यादा आज़ादी प्राप्त हो गई, जो कि औद्योगिकीकरण के पूर्व सीमित थी। यानी अब यातायात के साधनों का विकास भी होने लगा था। ऐसे में वो इक्का, घोड़ा बग्गी या छोटी जो भी उस समय के यातायात के साधन थे, उनके दौरान वो जो है क्लबों में जाना, इधर उधर घूमना, खेत खलिहानों में जाना, जो भी है, कहने का मतलब है वो पोलो मैदानों में या सुख साधनों युक्त जीवन है वो जीने लगी थी। और साथ में वो जर्नी भी करती थी, इन साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाई भी होती थी उनकी। अंतिम प्रश्न है किताब का आपका कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे ये कॉमन सेंस का प्रश्न पूछा जा रहा है। तुलनात्मक विवेचना कीजिए कि विश्व में आज वर्तमान में हर जगह ट्रेनें हैं, हर जगह रेलवे हैं, तो उससे सबके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। रेलवे के आ जाने से जहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कारखानों के लिए कच्चे माल और खाद्य सामग्रियों की उपलब्धि होने लगी, वहीं गुलाम देशों का इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और अधिक शोषण भी किया जाने लगा। फलतः उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। ये औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में ही बात की गई है कि रेलवे के आने से जो लोग जिनके पास साधन संपन्न थे उनको तो फायदा मिला, और वहीं गुलाम देशों का इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा उनका अधिक शोषण भी किया जाने लगा। कि जैसे उपनिवेश थे जिनके, और वहाँ पे उन्होंने अपनी ताकत के आधार पे ये रेलवे वहाँ पे भी चलाई, और उसके कारण वो आसानी से उनका शोषण भी करते थे, और उनकी अर्थव्यवस्था जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई। रेलवे के विकास के कारण वहाँ साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते चले गए, और वहीं पर उसके कारण उपनिवेशी देशों की जनता बेकार और गरीब होती चली गई। यानी औपनिवेशिक राष्ट्र जो थे, इन साम्राज्यवादी शक्तिशाली राष्ट्रों ने वहाँ के धन का निष्कासन किया और वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार किए, और अपनी ताकत के होते हुए उनका धन छीना और स्वयं धनवान बन गए, और वहाँ की जो स्थानीय जनता थी वो बेकार और गरीब हो गई। रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिला।
क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में पहुंचने लगा था। इससे एक फायदा उनको ये मिला कि जो भी तैयार माल होता था वो रेलवे के माध्यम से शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता था। उन्हें अधिकाधिक लाभ भी मिलने लगा था, इससे उनको फायदा भी मिलने लगा था और इसके फलस्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्रों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। यानी जो गुलाम राष्ट्र थे उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। वहाँ पर निर्धनता, शोषण और भुखमरी चारों तरफ फैल गई। इन साम्राज्यवादी शक्तियों के जरिए इन राष्ट्रों का, औपनिवेशिक राष्ट्रों का शोषण किया गया आर्थिक रूप से, और इस आधार पे वहाँ पे चारों तरफ निर्धनता और गरीबी और भुखमरी है वो दिखाई देने लगी। रेलवे का विकास खासकर साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए लाभप्रद रहा। अब ये उनके लिए लाभप्रद रहा जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, जिनके पास ताकत थी, अर्थव्यवस्था जिनकी मजबूत थी, जिन्होंने उपनिवेश बनाए थे, क्योंकि इससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधीन राष्ट्रों में खपत करने का पूरा अवसर भी मिलने लगा। औपनिवेशिक राष्ट्रों में रेलवे का निर्माण साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया था, यानी वो अपना फायदा देखते थे। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर अब रेलवे के विकास का लाभ उन राष्ट्रों को भी मिलने लगा था जो सदियों से इसके लाभों से वंचित रह गए थे, और अब उन राष्ट्रों की सरकारों को रेलवे से अधिक आय भी हो रही थी। तो यहाँ पर साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं वो, उनको लाभ है वो मिल रहा था और इस रेलवे के आविष्कार से उन्हें बहुत अधिक फायदा भी होने लगा था, सरकार को भी आय हो रही थी। रेलों के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों ने बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों का सुगमता से मुकाबला किया कि अगर कहीं ऐसे विद्रोह वगैरह छिड़ गए हैं तो ऐसे में रेलों के कारण वो आना जाना उनके लिए आसान रह गया। यहाँ पे इन रेलों के माध्यम से अधिक हथियार या जो है सामग्री भर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा सकती थी। इसका कारण ये था कि फौजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था, यानी फौजों को भेजा जा सकता था रेलवे के माध्यम से। जबकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आंदोलनकारियों के लिए विकास प्रतिक्रियावादी था, उनके लिए ये प्रतिक्रियावादी था, यानी अंग्रेज अपने फायदे के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे या जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही थी। तो ऐसे में जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे उनको ये सब उचित नहीं लग रहा था। भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए रेलवे का बड़ा ही महत्व है। इसकी सहायता से देश में राजनीतिक चेतना जागी। अब उपनिवेश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मध्य विचारों का संचार आसानी से होने लगा, जबकि ये संचार उपनिवेशवाद के लिए घातक था। अब यहाँ पे जो राष्ट्रवादी आंदोलन करता थे उनके लिए ये कभी फायदे का, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये फायदे का सौदा भी रहा कि जब भी वो रेलवे में यात्रा करते थे इस दौरान वो अपनी बात को, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते थे। यात्रा जो है आसान होने लगी थी और ये संचार उपनिवेशवाद के लिए घातक था कि जो इस प्रकार से भारतीय एक दूसरे के करीब आ रहे थे, ये साम्राज्यवादी ताकतों के लिए वो घातक था। रेलवे के निर्माण से औपनिवेशिक राष्ट्रों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा। इससे इन राष्ट्रों के व्यापार में वृद्धि हुई और हम कह सकते हैं कि उनका आंतरिक व्यापार चमक उठा, जबकि उपनिवेशों का देशी व्यापार है वो छिन्न भिन्न हो गया। रेलों ने उपनिवेशों में आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया और भारत जैसे उपनिवेश में रेलवे द्वारा सभी आंतरिक और प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का अवसर भी मिला। फलतः देश के विभिन्न भागों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी ट्रेनों के जरिए होने लगी, यानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान है वो ले जाया जाने लगा। बंदरगाहों को भी ट्रेनों से जोड़ा गया ताकि अधिक से अधिक मात्रा में सामान है वो ले जाया जा सकता था। उपनिवेशों में रेलों के आगमन से अकालों की भीषणता को कम करने में सहायता मिली। इसकी सहायता से अभावग्रस्त और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी शीघ्रतापूर्वक पहुंचाई जा सकती है, तो ये भी फायदे का सौदा, और समय रहते उचित कार्रवाई भी की जा सकती थी। तो ये इस प्रकार से रेलवे का फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमें तुलनात्मक अध्ययन पूछा है तो तुलनात्मक में अच्छे और बुरे दोनों ही पॉइंट लिखे जाते हैं। ये तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर थे। अब हम इसके थोड़े से स्मरणीय तथ्य या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे, या हम नोट्स के तौर पे इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कि ब्रिटेन में 1780 के दशक से और 1850 के दशक के बीच उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम है वो दिया गया। ये एक प्रकार से नोट से आप कॉपी में कर सकते हैं। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और इससे रसायन और बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। प्रथम औद्योगिक क्रांति का समय ये माना जाता है, दूसरी औद्योगिक क्रांति का समय ये माना जाता है। मशीनों और तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को
संभव बनाया कि मशीनों के उत्पादन से माल है वो तीव्र गति से बनने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण, विदेशी व्यापारों में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति है ब्रिटेन के अंदर हुई। औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण, इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में, जिसमें जॉर्ज मिशले जो कि फ्रांस के थे और फ्रेडरिक एंजल्स जर्मनी के द्वारा इसका प्रयोग है सर्वप्रथम किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टाइनबी द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच में हुए थे, जिनकी किताब भी है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, मुद्रा का प्रयोग, ये सारे कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। कृषि क्रांति क्या है? देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि क्रांति क्या है। तो ये क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास के छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को भी अपने कब्जे में ले लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं इन्होंने अपनी बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे वहाँ पे कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब ब्रिटेन में लंदन शहर का महत्व क्यों है? तो देखिए, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र है वो लंदन बना था। इसके कारण औद्योगिक क्रांति के समय लंदन है वो वहाँ का महत्वपूर्ण शहर बना। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण गांव में आए गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध उद्योग स्थापना हेतु ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक, अच्छी परिवहन व्यवस्था, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक की व्यवस्था भी थी और अच्छी यातायात के साधन भी मौजूद थे, जिसके कारण भी यहाँ पर नगरों में काम करने के लिए जो लोग आए थे वहाँ पे उनको आसानी से जगह या ऋण है वो प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पर ये भी औद्योगिकीकरण का एक कारण माना जा सकता है। फिर 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया और द्वितीय डर्बी द्वारा ढलवा से पिटवा लोहे का आविष्कार और तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया, जिसे आयरन ब्रिज के नाम से जाना गया है, या फिर जो कॉलब्रुकडेल नामक जगह थी वहाँ पर जो है लोहे का पुल, आयरन ब्रिज बनाया, जो कि विश्व का पहला लोहे का पुल था। ठीक है, अब है भाप की शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफ़ी तेज हो गई और ब्लचर, जो कि 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन के द्वारा बनाया गया था, एक रेल इंजन और भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया था, यानी खानों के अंदर। 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली वर्सली कैनाल बनाई गई, पहली नहर, और इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। 1788 से 1796 तक 8 वर्ष की अवधि में नहरोन्माद के नाम से पुकारा जाता है। इतनी ज़्यादा ब्रिटेन में नहरें बनी कि इस काल को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है और 46 नहरों के निर्माण की नई परियोजना भी हाथ में ली गई। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसमें धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान, उत्पादकता, कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि भी हुई। औद्योगिकीकरण के नुकसान देखिए। औद्योगिकीकरण के नुकसान में परिवारों में बिखराव आने लगा था, पुराने मौसम में बदलाव होने लगा था क्योंकि बहुत सारी चिमनियाँ, मशीनें लगी थी और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, जिसके कारण वहाँ पे मौसम में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की तरफ लोग आ रहे थे, पलायन हो रहा था और शहरों का रूप है वो विकृत होने लगा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया था। ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय होने लगा था और क्योंकि जगह जगह ज़मीनें ख़त्म कर दी गई और वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लगा दिए गए और वहाँ से निकलने वाला काला धुआं जो कि केमिकल युक्त होता था, रसायन युक्त होता था, वो सब कुछ नाश करने वाला था और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियाँ, यानी टीबी की बीमारियाँ भी होने लगी थी। तो ये जो है इसके दुर्दशा के रूप में देख सकते हैं। समाजवाद।
उत्पादन का एक भाग विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर महत्वपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है। अब पूंजीवाद क्या है, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का ही स्वामित्व रहता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों और औरतों पर नकारात्मक रहे। शैशव अवस्था में बच्चों की मौत हो जाना, घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी और काम के घंटों की अधिकता के कारण औरतें कुपोषित हो जाती थी। बच्चों और औरतों की दशा को सुधारने के लिए कानून भी बनाए गए, जिसमें 1833 से 1842 खान और कोयला अधिनियम, 10 वर्ष की कम आयु के बच्चों तथा स्त्रियों को खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1847 का अधिनियम फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों व स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम पर लेने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम भी पारित किया, जिससे कॉर्नलॉज अधिनियम, ये एक अनाज का कानून था, और चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों को तोड़फोड़ भी की गई। जनरल नेड लूड के नेतृत्व में ब्रिटेन के अंदर लूडिज्म आंदोलन चलाया गया। ये मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण लगाने की बात की। बेरोजगारों के लिए काम और कानूनी तौर पर मजदूर ट्रेड यूनियन संघ बनाने का अधिकार भी इन्होंने मांगा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 प्रकार के वर्गों का निर्माण हुआ। पहला वर्ग जो था उसे हम मालिक वर्ग कह सकते हैं, और दूसरा वर्ग जो है वो हम जो है मजदूर वर्ग कह सकते हैं। तो मालिक और मजदूर। कुटीर और लघु उद्योगों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ी, केवल पूंजीपति वर्ग को ही लाभ पहुंचा। अतु लघुत्तरीय उत्तर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे हमने नोट्स पढ़ा तो हम जान सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किन किन विद्वानों के द्वारा किया गया, कारखाना पद्धति से क्या अभिप्राय है, कृषि क्रांति से क्या तात्पर्य है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के 2 प्रमुख कारण, लूडिज्म आंदोलनकारियों के विरोध करने के 2 तरीके, जुड़वा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, इसके द्वारा किन गतिविधियों को अवैध घोषित किया, वर्सली कैनाल कहाँ और किसके द्वारा निर्मित की गई थी, कताई मशीन का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया, नहर उन्माद से क्या अभिप्राय है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज किन 2 भागों में प्रधानता मिली किनको, समाजवाद का क्या अर्थ होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव भी लिखिए। तो इस सकते हैं कि नहरों और रेलवे के सापेक्षिक लाभों को वर्णित कीजिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में क्यों हुई, समीक्षा कीजिए, औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए या उल्लेख कीजिए, सन 1750 से 1850 के बीच उन महत्वपूर्ण आविष्कारों के नाम बताइए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 1780 के दशक से कपास उद्योग किस प्रकार ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का प्रतीक बन गया, और औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपको जो भी प्रश्नोत्तर किए हैं उन्हीं में से उनके आंसर हैं, नोट्स में ही उनके आंसर सीमित है, तो आप ढूंढ सकते हैं। दीर्घ उत्तर यानी बड़े प्रश्न वाले, जिसमें 8 अंक वाले प्रश्न हैं कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन कीजिए, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कानूनों के जरिए कौन कौन से सुधार या कदम उठाए गए उनका वर्णन कीजिए, भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा, सविस्तार विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित हो गए हैं। आप चैप्टर के आधार पर आसानी से सभी के उत्तर है वो दे सकते हैं। अब औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम हम देखते हैं या प्रभाव देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिल गया। मशीनों के माध्यम से काम है वो शीघ्रता से और आसानी से होने लग गया था। औद्योगिक क्रांति से यातायात और साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय भी हासिल की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए आसान हो गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम आदमी को मिलने लगी थी कि अब अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा था, जिससे वस्तुएं आसानी से व्यक्तियों तक पहुंचने लगी थी। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए या सुधार हुए, और बैंकिंग प्रणाली का विकास भी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। अगर हम औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभावों को देखें तो देखिए नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आदि आवास की समस्या उत्पन्न होने लगी।
स्त्री और बच्चों का शोषण होने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ा। कुटीर और लघु उद्योग धंधों का समाप्त हो जाना। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। पहला उद्योगपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग जिसे कह सकते हैं, मजदूर वर्ग। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए वो भी हम देख लेते हैं कि औरतों और बच्चों के जीवन पर कि इसके फलस्वरूप उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधायुक्त हो गया और आनंददायक तरीके से वो उनका जीवन जीने लगा। वहीं दूसरी महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी कम थी। महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में करना पड़ता था, निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। काम का घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित होना और बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचले जाते थे, मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। तो इस प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव है, हम देख सकते हैं। अब कानूनों के जरिए सुधार कैसे किए गए, तो सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु एक कानून भी बनाया और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कम से काम करवाने की सीमा भी 12 घंटे निश्चित की गई। 1863 में एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम लगाने पर अनुमति दी गई, जहाँ रेशम बनता था, और बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना और 1842 के खानों और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों और स्त्रियों के खानों के नीचे काम लेने पर पाबंदी भी लगा दी। 1847 में कानून बना कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग भी होने लगा था। पहला, भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, इस कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुआ। और वहीं भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर अधिक दबाव पैदा करती है, जिसके अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला भी था। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया। थॉमस सेवरी ने खानों के पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रेंड नामक एक भाप का इंजन भी बनाया और उसका मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करती थी, यानी जहाँ हल्की गहराइयाँ होती थी वहाँ पे ये इंजन काम करते थे। 1712 में थॉमस न्यूकामैन ने इसे एकत्रित किया, परंतु इसके संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। 1769 में जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके भाप का इंजन केवल एक साधारण मशीन की बजाय एक प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा था। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना भी शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी थे जिनको हमने इसके माध्यम से जाना और प्रश्नोत्तर भी समझे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।